आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। और वाकई में हमारी ये वीडियो एकदम नई और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आपको समझाइए कि एकदम बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। केमिस्ट्री के कुछ मूलभूत कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में नाम सुना है मेरे भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से सहसंयोजक बंध बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आपने कभी ये सीखा है मेरे भाई कि किस तत्व पे कितना धनायन है, किस तत्व पे कितना ऋणायन है और उसे कितने तत्वों की आवश्यकता होती है अपने सहसंयोजक बंध को बनाने के लिए। कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हमें केमिस्ट्री में सीखना होता है, जानना होता है, उसे पहचानना होता है, तब हमारे लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे। बस इस क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और पूरा यहाँ से आप लोग नॉलेज लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ही हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मैं आपको दो कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक तत्व है, ठीक है, और हमारे पास एक यौगिक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी कंफ्यूजन था कि अणु किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। दोनों का कंसेप्ट एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई तत्व है, तत्व में मान लेता हूं ये लोहा है, ठीक है, तत्व में क्या है? लोहा। लोहा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं Fe, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? लोहा है, ठीक है। इस लोहा का एक ऐसा भाग होगा जो आपसे काटा नहीं जा सकता। इस लोहा को काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, एक ऐसा छोटा से छोटा भाग होगा जो आपसे नहीं कटेगा। यही सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई यौगिक, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई यौगिक और इस यौगिक मान लेते हैं कोई NaCl, मतलब नमक। आपको नमक का पता होता है, ठीक है, नमक एक क्या है? यौगिक है। ये तो फार्मूला सबको याद होता है। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? नमक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नमक है। इस नमक को, ठीक है, ऐसे काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, एक नमक का ऐसा भाग होगा, एक ऐसा भाग होगा जो आपसे नहीं कटेगा। मतलब इस यौगिक का एक सबसे सूक्ष्मतम भाग, सबसे छोटा कण, एक कण उठा लिए, एक सबसे छोटा कण उठा लिए, सबसे छोटा कण, तो यही सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, ठीक है। तो मतलब मेरे भाई ध्यान से देखना कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। नमक का एक ऐसा भाग, नमक देखे ना जो ऐसे होता है, उसका एक छोटा सा भाग ले लीजिए, वो अणु कहलाएगा। और तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग वो परमाणु कहलाता है। परमाणु अत्यंत छोटा होता है, बाल के मोटाई का 10,000वां भाग, बाल के मोटाई का 10,000वां भाग परमाणु होता है, ठीक है। और ये क्या है? अणु है। तो पहले ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यौगिक का सूक्ष्मतम भाग, सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है और तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है। देखिए, इस परमाणु के जो सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चीजों को एकदम ध्यान से सीखिएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एक परमाणु बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? एक परमाणु। इस परमाणु के बीच में कौन कौन से लोग रहते हैं? आप सभी को पता है, इस परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। पूरे बेसिक कंसेप्ट की सीरीज ही मैं बना रहा हूं ताकि आपको ये रसायन विज्ञान से प्रेम हो जाए, ठीक है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा हो गई, ये 2 हो गई, और ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई, ठीक है। इस नाभिक के बाहरी कक्षा में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस नाभिक के बाहरी कक्षा में कौन होते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सीखिएगा। जो ये सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो मेरे भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर फिजिक्स में मेरे से पढ़ोगे तो मैं इसे बताऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही मेरे भाई क्या होती है? धारा प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप चैप्टर पढ़ोगे मेरे से, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा।
संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी उपकोष में, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेरे भाई बहुत आसान कंसेप्ट है, एकदम ध्यान से देखिएगा। किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भ्रमण कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है। बाहरी कोष को छोड़ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, बाहरी कोष को छोड़ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इन सबको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया मेरे भाई कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए इसके कंसेप्ट को, ऐसे करके मेरे भाई आप लोग साथ में लिखते रहिएगा। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देखते हैं उसमें यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कि यही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे मेरे भाई तो इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसको लिखना है ऐसे मेरे भाई, इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो आपने सुना है मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है। और इसी को हम परिभाषा में क्या सीखते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वो कम फिजिक्स का कंसेप्ट है। मैं आपको बस यहाँ पे लिखवा दिया हूं ताकि आप लोग के पास जब आपका नोट्स रहे तो यहाँ पे ये चीज आपके पास जरूर होना चाहिए। इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई मेरे भाई कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है इसे यही हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और इस बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे संग आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कि वाह्यतम कक्ष के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि वाह्यतम कक्ष के अंदर छोड़ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक चीज मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी परमाणु के नाभिक से बाहर की ओर जाते हैं, जब भी परमाणु के नाभिक से बाहर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये परमाणु के नाभिक का केंद्र है और यहां से यदि हम बाहर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। यहां से क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे तीर बना देता हूं, ऊर्जा बढ़ेगी। तो जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन में होती है, बाहरी वाले कक्ष में होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में ऐसे बना के लिख देना, ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अब बात समझ में आई मेरे भाई कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं? संयोजकता। हाँ, अभी अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी आपको सिखाऊंगा इससे। ठीक है, बस आप मोटा मोटी कंसेप्ट देखिए, मैं आपको जो सिखाया हूं। ठीक है, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है और किसी भी यौगिक का जो सबसे छोटा कण कहलाता है उसे अणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं और अणु को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज को ध्यान से देखिए, एटम अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी भी परमाणु के, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में, दोनों लैंग्वेज को मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में जो यहाँ पे पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे, 8 पाए जाएंगे, उन्हीं की संख्या को मेरे भाई हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाते हैं। यही जो आपको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, ये रासायनिक बंध बनाते हैं। रासायनिक बंध का मतलब हो गया कि सहसंयोजक बंध, केमिकल बॉन्ड, इसको हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसको पहले ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तभी आप किसी भी केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रिया को विस्तृत तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए इसको हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है,
इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, COVALENT, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब मेरे भाई इस सहसंयोजक बंध को एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि दो परमाणुओं के बीच में, एक ये परमाणु हो गया, एक ऐसा और एक परमाणु हो गया, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन की साझा की जाती है वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, दो परमाणुओं के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा, ऐसे आप लोग लिख लेना सिंपल तरीके से। साझा मतलब शेयर करना। तो ऐसा एक परमाणु ये हो गया, ऐसा एक परमाणु एक और हो गया, और दोनों परमाणु आपस में मिलकर यदि साझा कर लिए तो जितने भी बॉन्ड का साझा करेंगे मेरे भाई, वही चीज आपका क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। वही हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और वही हमारे क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। बस आप इतना कंसेप्ट याद रखना कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सीखना है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देके कई सारे आपके कंसेप्ट और डाउट को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए। हाँ, पहले आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके आगे के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम सीखते हैं जो सबसे प्यारा सा हमारा तत्व है, वो है हमारा सोडियम, ठीक है। ध्यान से देखना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु भार 23 होता है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट धातु होती है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट होती है। सोडियम को हवा और नमी में नहीं रखा जाता है, ये दोनों चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सोडियम कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11 है। ऐसे Z बराबर लिख देना मेरे भाई, 11। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई, 11 है। इसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे मेरे भाई, 11 होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा वीडियो आपको दिखाया हुआ है। आपको ये जो वीडियो दिख रहा है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बताया हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालना सीख जाओगे तो यकीन मानो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज आप सीख जाओगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको छोटा सा रूप यहाँ पे बताता हूँ कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और F में मैक्सिमम मेरे भाई 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरना 11 चालू करते हैं। हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसलिए हम यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1s2, S में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 2 भर दिए, ठीक है। आगे देखिए 2s2, S में कितने भरना है हमको, 2 भरना है। गिनते रहिए, 2 2 कितना हो गया, 4। भरना कितना हमको, 11 भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2p6, 2p6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 2 10, ऊपर वाला काउंट किया जाता है, 6 2 8 2 10, और भरना कितना है मुझे, 11 भरना है। अब यहाँ पे आएंगे 3s, तो यहाँ पे 3s में 2 नहीं भरेंगे, अब यहाँ पे भरेंगे 1, क्योंकि हमें टोटल भरना है कितना, 11 भरना है, ठीक है। देखिए पहले वाले कोष में, इसको देखो आगे वाले को हम लोग कोष कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ऐसे लिखा है 2s2 लिखा हुआ, तो इस आगे वाले को मेरे भाई हम लोग कहते हैं कोष। एक एक चीज को आप सीखिए मेरे भाई, कोष, कोष को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट या कक्षा भी कह सकते हैं, कोष या कक्ष या कक्षा, ऑर्बिट कुछ भी कह सकते हैं। ये देखो मेरे भाई उपकोष कहलाता है, ये क्या कहलाता है, उपकोष कहलाता है। यानी इसको सब ऑर्बिट कहते हैं, सब ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई देता है ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। मेरे भाई यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन को यदि काउंट करोगे मेरे भाई तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले कोष में, ये दूसरा कोष है, उसी तरह पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कामा दे दो, ठीक है। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, बात समझ में आ रही है। और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। बना देते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम बना के आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, बात समझ में आ रही है। दूसरे में कितने है मेरे भाई, दूसरे में 8 है, तो यहाँ पे हम कितने डालेंगे, 8 डालेंगे। सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरे में कितने हो गए,
8, ठीक है, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तीसरे में कितने हैं? 1 है, तो तीसरा वाला भी बना लेते हैं कोष। और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और याद करिए, मैंने आपको अभी सिखाया हुआ है कि जो सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में? बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये जितने आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये सब कोर इलेक्ट्रॉन दिखा, ये सब क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन दिखा। अब बताइए मेरे भाई कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है? अब बताइए कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है? बोलोगे भैया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, हर एक चीज प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है आपके। 17 नंबर पे क्लोरीन होता है, इसका परमाणु भार 35 होता है। क्लोरीन एक प्रकार की विषैली गैस होती है, ठीक है। एक बार मैं इसको ध्यान से सीखिएगा, मैं आपको जब धातु पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, क्लोरीन का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम केस में मेरे भाई क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप लिख लीजिएगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आगे वाले केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आगे वाले केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम 18 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको भरते हैं, यदि आप चाहे तो इसको ऐसे बना के भी भर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो क्लोरीन के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 आएंगे। और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 आएंगे, ठीक है। आप एक बार भर के यहाँ पे चेक करिएगा और मिलाइएगा कि मेरे भाई जैसे 2 8 1 आया उसी तरह 2 8 7 भी आएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसकी हम संरचना करते हैं। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया? नाभिक, ठीक है। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल कितने कोष है मेरे भाई? 3 है, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके बता देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए इसको हम बना देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आप क्लियर हो ना मेरे भाई? जोड़ के देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। इसी पे मैं भरा हूं मेरे भाई, ठीक है, इसी पे मैं भरा हुआ हूं। तो यहां पे देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में कितने हैं? 8, तीसरे में कितने हैं? 7। तो यही तो मैं बोल रहा था। तो जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको हम कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे आप बनाओगे 1 2 3, ठीक है। अब एक बार इसको बना के दिखाओ मेरे भाई। तो पहले वाले में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक हमारा ये हो गया प्यारा सा, एक हमारा ये हो गया प्यारा सा। दूसरे वाले में कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और तीसरे में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है ये क्या है? हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कितने लोगों को कंफर्म हो गया मेरे भाई? तो आप लोग मेरे भाई एक चीज होमवर्क में आपको दे रहा हूं, 18 पे ऑर्गन है, ठीक है। इसका आप लोग मेरे भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन निकाल के मुझे कमेंट में बता देना कि इसका कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और इसका कितना कोर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये काम मेरे भाई कर देना, बस मुझे ये बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहां तक यदि आप देख रहे हो, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, 20% भी यदि आपको समझ में आ रहा है तो समझिए हमको ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री है, बार बार पढ़ने से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। देखिए आगे देखिए, तो ये रहा मेरे भाई तत्वों का किस तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब हम यौगिकों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए अब हम जो सीखने वाले हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही सीखने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जब 2 परमाणु आपस में मिलकर जब इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं वहां पे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखिए इससे पहले हमने जो सीखा था वो नॉर्मली हमने तत्वों के बीच में सीखा था कि तत्वों के कितने
संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कि जो अणु होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन में किसी भी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब दिया लिया नहीं जाता है, बल्कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में ये होता है कि साझा किया जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन हम आपसे साझा करेंगे उतने ही हमारी क्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। मतलब जितना हम आपसे क्या करेंगे, जितना लेन देन करेंगे वही हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। कितना कर्ज हम किए हैं इससे मतलब नहीं होगा। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के अणु, मतलब यहाँ पे मैं क्या किया हूं, ये हाइड्रोजन के अणु, देखो यौगिकों के संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है मेरे भाई, अणु होता है, ठीक है। और एक बात मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि मैक्सिमम क्या होते हैं कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको हमको पूरा करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के अणु, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन की यदि बात किया जाए मेरे भाई, यदि ऐसे में हाइड्रोजन को लिखूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसको बनाओगे तो मेरे भाई 1s1 बनेगा। अरे यस या नो मेरे भाई बोलो तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहले कोष में मुझे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो जाए। मेरे भाई फिर से ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, पूरा करने के लिए, पेट भरने के लिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पेट भरने के लिए, इसलिए हाइड्रोजन साझा करता है। कभी भी आप हाइड्रोजन को अकेले H नहीं देखोगे, जहां भी आप रसायन विज्ञान की किताब उठा के देख लेना, हाइड्रोजन को H2 करके देखोगे, क्योंकि ये साझा करते हैं। जब तक इनका अष्टक पूरा भरा नहीं होता तब तक ये आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखिए H2 क्यों लिखा रहता है, आप केमिस्ट्री में देख लेना, हर जगह H2 क्यों लिखा होता है। यही कारण है कि इसका पेट भरा हुआ होता है, इसलिए हम H2 लिखते हैं। यहाँ पे आपस में साझा करते हैं। देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को लेता हूं तो इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए मेरे भाई, इसको भी तो 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। आपस में क्या कर लिए, साझा कर लिए। तो जब साझा कर लिए तो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे में हूं, तुम मेरे में हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हम तुमसे साझा कर लेते हैं और तुम अपना वाला भी हमको दे दोगे, तो तुम भी खुश रहोगे और हम भी खुश रहेंगे। दोनों लोग के पास मेरे भाई यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे H2 लिखा होता है, कहीं भी H2 गैस होती है, वहां पे H अकेले नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा नोट में करके, ठीक है, कि H2 लिखा होता है, ये चीज सही होता है। कहीं भी अगर H लिखा है तो ये चीज क्या है, गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये अणु है और ये क्या है, तत्व है, दोनों में फर्क है, मैं आपको सिखाऊंगा आगे। देखिए ये क्या है, पानी है, ठीक है। मैं सबसे पहले सबका निकाल देता हूं। ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, परमाणु भार कितना होता है, 16, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हम निकालते हैं 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8, यानी पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे वाले में कितना है, 6। तो जो सबसे बाहरी वाला कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैंने आपको सिखाया है। अरे यस या नो बोलो मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया। ध्यान से देखो, तो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे। मतलब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पे देखना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इस ऑक्सीजन को, मैंने आपसे ये चीज ध्यान से सीखे मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा था कि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। अरे पहला ये है, दूसरा ये है, दूसरे में इसके पास 6 है, इसको चाहिए कितना दूसरे में पूरा होने के लिए, 8। बात समझ में आ रही है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि इसको 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा करता है किससे, हाइड्रोजन के। किससे साझा करता है मेरे भाई, हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु, ठीक है। देखिए एक हाइड्रोजन के पास यहाँ पे साझा करता है, और हाइड्रोजन का एक अपने बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और एक हाइड्रोजन का यहाँ पे साझा कर लिया जाता है जिसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1।
अब मेरे भाई देखिए कि हाइड्रोजन का भी पेट भर गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, इस हाइड्रोजन का भी पेट भर गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस ऑक्सीजन का भी पेट भर गया 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये मेरे भाई संतुलित होता है। इसी पानी को मेरे भाई हम लोग वाटर कहते हैं। बात समझ में? तो जितने इलेक्ट्रॉन की साझा की जाती है वही हमारी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा की गई, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझा की गई, एक यहाँ पे, इसलिए यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की साझा की जाती है वही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, बस मैं आपको छोटा छोटा कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको ये केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए आप लोग, अगला टॉपिक हमारा है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, मतलब अपना पेट भरने के लिए किसी से हम इलेक्ट्रॉन को ले लिए और किसी को अपना पेट भरने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हमारे पास क्या कहलाता है? संयोजकता। हमारा पेट भरा हुआ है, ओवर हो गया है। ठीक है, ओवर हो गया मतलब यहां तक खाना आ गया है, तो हम किसी को दे देंगे तो हमारा पेट भरा हुआ रहेगा, और किसी से ले लेंगे मतलब खाली है, इसका मतलब हम किसी से ले लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तो यही हमारी कहलाती है संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो मेरे संग मेरे भाई आप लोग हेडिंग लगाइएगा संयोजकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता इसको कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता ध्यान से। किसी तत्व के द्वारा वाह्यतम कोश की, लिखिएगा, किसी तत्व के द्वारा वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। संयोजकता मतलब बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है यानी वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, यहां पे एक ट्रिक लिख लीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है मतलब हम किसी को दे रहे हैं, मतलब हमारे पास ज्यादा था, इसलिए यहां पे क्या होगा? प्लस होगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा तो वहां पे माइनस आवेश होता है। ये दोनों चीज ध्यान से देखिएगा। संयोजकता का ट्रिक देखिए ध्यान से। संयोजकता का ट्रिक हम यहाँ पे देखिए आसान से निकाल सकते हैं। पहले कोश में, पहले में 2 भर दो, पहले में 2 भर दो, बाकी में 8 भर दो। ध्यान से देखिए, पहले में 2 कर दीजिए, ऐसे लिखिए, पहले में 2 कर दीजिए। ठीक है, और आखिरी वाले में 8 कर दीजिए, 8 कर दीजिए। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए पहला कोश है, ये 2 क्या है? पहला कोश है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 क्या है? ये शेष इलेक्ट्रॉन, शेष इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेष कोश में, शेष कोश में कितने कर दीजिए? 8 कर दीजिए। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है? मान लेते हैं मैं सोडियम से शुरुआत करता हूं, बहुत आसान होता है सोडियम का निकालना, इसलिए सोडियम को बताया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई भी निकाल सकते हो संयोजकता, ऐसा नहीं है। मैं सबका निकाल के आपको दिखाऊंगा, 4-5 आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं तत्व की संयोजकता बता रहा हूं। ठीक है, देखिए सोडियम के पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम पहले कोश में कितने होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो पहले में 2 होंगे, दूसरा में कितना होगा? 8 होगा। तीसरा में कितना होगा मेरे भाई? तीसरा में कितना होगा? तीसरा में मेरे भाई क्या होगा? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, भरना मुझे 11 है, इसलिए तीसरे में कितना होगा? 1 होगा। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में, और मैंने आपसे क्या कहा था? पहले में कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। शेष में कितना कर दीजिए? शेष कोश में मेरे भाई 8 कर दीजिए। तो मैंने क्या किया? 8 किया, 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया।
एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। अब ये बताइए कि मुझे तीसरा में कितना करना होगा। तीसरा में बोलोगे भैया कि तीसरा में भी आपको 8 करना होगा। ध्यान से समझिए, पहला में 2 कर दिए, दूसरा में 8 कर दीजिए, तीसरा में भी 8 करना होगा, लेकिन है हमारे पास कितना, 1। या तो मैं 1 किसी को दे दूं या किसी से 7 ले लूं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, या तो मैं 1 किसी को दे दूं या तो मैं किसी से 7 ले लूं। आसान कौन है, आसान कौन है? तो बोलोगे भैया कि 1 दे दोगे वो आसान है, देने से पेट भर रहा है तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन, इस तीसरे वाले को कितना बनाना है, 8 बनाना है, तो इसको हम 1 दे देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 8 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसलिए हमारी इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी मेरे भाई, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होगा। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, पहले मैग्नीशियम का आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। 12 मैग्नीशियम बना के दिखाओ मेरे भाई। मैग्नीशियम पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2। दूसरे में कितने भरना है, 8। 8 2 10, भरना कितना है, 12। तो कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है। अब या तो 6 किसी से ले ले तब 8 हो जाएगा मेरे भाई। तीसरे में तो मुझे 8 करना है, या तो मैं 6 किसी से लूंगा तब 8 होगा, और या तो मैं ये 2 किसी को दे दूं तो 2 देना अच्छा होगा। इसलिए संयोजकता इसकी कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी मेरे भाई, वो कितना होगी, 2 होगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 13 एल्युमिनियम, बना के दिखाइए कितना होगा मेरे भाई। तो 13 एल्युमिनियम का कितना होगा, तो बोलोगे भैया पहले कोष में कितना, 2, दूसरे में भरना है 8, तीसरे में 8 भरना है, लेकिन मुझे कितना भरना है, 13। तो 2 8 10 हो जाएगा, 10 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 2 8 3, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी टोटल 3। 2 8 3, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम संयोजकता सीखते हैं। जैसे देखिए 6 नंबर पे कार्बन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे टिकी हुई है, ठीक है। एक पूरी बुक आती है, जब आप 12th में पढ़ोगे ना तो पूरा एक बुक ही पढ़ना होगा इस कार्बन चैप्टर से, कार्बनिक रसायन, ठीक है। देखिए क्यों होता है, इसका भी कारण है, यहां पे आप लोग सीखोगे। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितना भरना है, 8, मुझे कितना भरना है, 6। तो 6 में 2 भर दिया, बचा कितना, 4, तो अगला में कितना जाएगा, 4। 4 2 6 होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ भैया। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले को 2 कर दीजिए और शेष में कितना कर दीजिए, 8 कर दीजिए। मुझे इसको 8 करना है, तो मेरे भाई 8 जब इसको करना है तो या तो मैं 4 दे भी सकता हूं तो भी मैं पूरा हो जाऊंगा, तो भी मेरा पेट भरा हुआ रहेगा, और यदि मैं 4 किसी से ले लूंगा तो भी मेरा पेट भरा हुआ। तो कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है तो भी इसका पेट भर जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो भी इसका पेट भर जाएगा। इसलिए रसायन विज्ञान में सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन तत्व की ही बनती है, ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला बनाता है कार्बन, इसीलिए इस पे पूरा एक रसायन विज्ञान ही बना हुआ है। और सबसे पहला खोजा गया तत्व कार्बनिक यौगिक है हमारा यूरिया, ठीक है। क्या खोजा गया था मेरे भाई, कार्बनिक यौगिक यूरिया खोजा गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसने खोजा था, वोहलर ने खोजा था, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसकी संयोजकता होती है +4 -4। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए और भी मेरे भाई कई सारे तत्व हो सकते हैं। ऑक्सीजन का निकाल के दिखाइए मेरे भाई। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, और आर्गन का 18 होता है, ये भी निकाल के दिखाइए हमको। और उसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है, इसकी भी संयोजकता हमको करके दिखाइए। 3 मैं आपको दिया हूं मेरे भाई, तीनों आप करके दिखाइए कि कितना कितना होता है, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए ऑक्सीजन का कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले में 2, दूसरे में 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। दूसरे में कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, मुझे 8 चाहिए, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका पेट भर जाएगा। तो यहां पे इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मैं आपसे फिर से कर रहा हूं, अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम किससे ले रहे हैं और किसको दे रहे हैं,
जितना ले रहे हैं, दे रहे हैं, त्याग या ग्रहण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वही हमारी संयोजकता कहलाती है। एक बार ध्यान से सीखिएगा। 18 आर्गन है तो इसको हम भरेंगे तो 2 हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना होगा 10, तीसरे में कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा 2 8 8। अब मेरे भाई जब ये खुद 8 ही है, देखो तीसरे में पूरा करने के लिए कितना चाहिए 8, और यहाँ पे कितना है तीसरे में 8, तो इसको किसी से लेने और देने की जरूरत होगी? बोलोगे नहीं भैया, इसका पेट भरा हुआ है पहले से ही, इसलिए ये किसी से न लेगा ना किसी से देगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2 और 5, 5 2 कितना होता है 7, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 चाहिए, तो मतलब ये 3 चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बोलोगे हाँ भैया क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए यहां तक समझ में आया पूरी बात को, तो बोलोगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी में एक हमारे पास एक वर्ग संख्या 18 होती है। हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस, हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई? हीलियम को छोड़ के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, सबकी संयोजकता 0 होती है, ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के ऐसे लिख लो, सभी अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। सभी, एक पॉइंट लिख लेना, मैं आपको समझाऊंगा आगे कि अक्रिय गैस क्या होते हैं। सभी अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि इनका पेट भरा हुआ होता है, किसी से भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। अक्रिय गैस का मतलब क्या हो गया? इसी को हम लोग कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस। इसी को हम लोग कहते हैं शून्य गैस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं शून्य, इसी को कहते हैं आदर्श गैस, आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस कौन कौन सी है दिख रहा है? हाँ? आदर्श गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, ठीक है, नियॉन, क्रिप्टॉन, हे नानी आराम कर, ठीक है, जेनॉन, ठीक है, जिंदा रहेगी, रेडॉन। तो ये मेरे भाई क्या है? हे नानी आराम, आर्गन भूल गया हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो मेरे भाई ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं, कभी भी आवर्त सारणी का मेरे भाई कभी भी कोई रसायन विज्ञान के बुक खोल के देख लेना, आपको ये जो तत्व आपको दिख रहे हैं ना नीचे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्यन, रेडॉन, ये तत्व आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका पेट भरा हुआ होता है। जब पेट भरा होता है तो किसी से भी मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमारे में कमी होती है, हमारे पास नहीं होता है। जिसका पेट पहले से भरा होता है वो क्यों कमाने जाएगा? ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि जिसका पेट भरा होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो हीलियम गैस है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, बस आप समझ जाइएगा। जो वायुयान के टायर होते हैं, जो गोताखोर पानी, जब जो हवाई जहाज चलती है ना, तो उसमें टायर होते हैं। वो जो टायर होते हैं ना, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, वो हीलियम गैस को लेके जाते हैं अंदर सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के संग हीलियम को। नियॉन गैस का बल्ब ट्यूबलाइट में करते हैं, ये आपको पता ही है। आर्गन का बल्ब में करते हैं। क्रिप्टॉन का फोटोग्राफी में करते हैं। जेनॉन को क्या करते हैं? जिनॉन, इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं। ठीक है, रेडॉन किसे कहते हैं? भूकंप से पहले इसी गैस का रिसाव होता है, भूकंप से पहले इसी गैस का रिसाव होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, मैं आपको चिंता मत करिए, जब आपको मैं आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो ये आपको वहां पे क्लियर लिखवा दूंगा। ठीक है, बस आपको जो समझने वाली चीजें वो मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो हम अभी सीखे ये तत्वों का सीखे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और लास्ट कंसेप्ट है, उसे भी ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए, तो संयोजकता का मतलब हम ये कह सकते हैं कि संयोग करने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, आसान कंसेप्ट है, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोष में चाहिए, जितना उसको जरूरत है भैया उसको दे दो, और वही आपकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए, वो हमने सीखा था तत्वों की संयोजकता। अब हम लोग सीखेंगे कि यौगिकों की संयोजकता कैसे प्राप्त करते हैं। यौगिक वाला बहुत आसान होता है, हमको सामने से ही दिख जाता है कि नहीं इस यौगिक की ये संयोजकता है। लेकिन जब बड़ा बड़ा यौगिक हमारे सामने आते हैं, जैसे फिटकरी का है,
खूब लंबा चौड़ा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का थ्रैश 24H2O, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, उसकी संयोजकता निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल आपको जो ऐसे तत्व दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग अगर कोई आपसे पूछे कि आप केमिस्ट्री में कौन कौन से यौगिक जानते हो, तो आप यही बोलते हो, एक H2O जल, एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक नमक का NaCl, यही तो 3 हम लोग को याद रहते हैं, बाकी कुछ याद नहीं रहते, ठीक है। देखिए तो यहां पे हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं, ठीक है, कई तरीकों से निकाल सकते हैं। बस ऐसे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितनी संयोजकता है 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, ऐसे समझ में आ रहा है। एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, आगे पीछे होता है, मतलब पहले वाले का आगे, दूसरे वाले का पीछे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये H2O कैसे बना है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। आप ये तो जानते हो मेरे भाई ना कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है -2। इसका यहां आ गया, इसका यहां आ गया, तो क्या बन गया H, ये 2 यहां पे आ गया 2, और ये क्या बन गया O पर कितना हो गया 1, 1 को हम लोग लिखते नहीं, ये बन गया हमारा H2O। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, हाइड्रोजन का कितना हो गया मेरे भाई 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन पीछे वाले का आगे होता है, आगे वाले का पीछे होता है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया मेरे भाई 2 हो गया। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये 2 माइनस कैसे हुआ ये भी तो आपको समझ में आ रहा है। अरे मेरे भाई ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6, मतलब इसको हो गया कि 2, ये हो गया 6 2 8, 4 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई 8, तो 2 6 कितना हो गया 8, ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, और पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, दूसरे में पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए। अब 8 होगा तब इसका पेट भरेगा, तो 8 के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे मेरे भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसीलिए ये संयोजकता इसकी कितनी हो गई -2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कितनी इसकी संयोजकता है, ठीक है। ये यौगिकों की संयोजकता हम निकाल रहे हैं। देखिए Al2O3 की संयोजकता कितनी होती है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे बना है Al ऑक्सीजन, तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है -2 होती है। एल्युमिनियम की कितनी होती है 3 होती है, आपस में से मिल जाएंगे Al2O3 हो जाएगा। आसान है कि नहीं है। वैसे इसका निकालिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है 3, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो कॉपर की संयोजकता मेरे भाई कितना होगी 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नीज की संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। NaCl का कितना होगी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सोडियम की संयोजकता आगे वाले का पीछे वाला होगा 1 होगा, और यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको क्लास कैसी लगी मेरे भाई, मुझे जरूर बताना, जरूर बताने की कोशिश भी करना। मैं आपको पूरा कंटेंट समझाने की कोशिश किया हूं, पूरा चैप्टर का पूरा यही थीम था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। मेरे नजर में आ रहा था कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं, ये अच्छा टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पे ये सब टॉपिक्स को अर्जेंट मतलब एकदम जरूरत होती है हम लोग को, ठीक है। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट क्लास को एकदम स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें वहां पे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। अगर ये सब आपको शब्द, ये जो मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आप जरूर सीखोगे, ठीक है, और एक जरूर बेहतरीन नंबर लेके आओगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।